हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज 4 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो क्वेश्चन 3 सीरीज में कंप्लीट हुए थे। आज भी आपके सामने मैं 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है, फीचर दैट आर नॉट टिपिकली ऑफ न्योलिथिक पीरियड। इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो न्योलिथिक पीरियड की या फिर नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो पहला है घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण, एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग टूल्स। मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, मिडिल टूल एक्स। पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण की कला में उल्लेखनीय प्रगति, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ पॉटरी मेकिंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस एरास। अन्न पर बढ़ती निर्भरता, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन फूड। अगर आप बात करते हैं पाषाण काल की तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड तीन पार्ट में सॉरी तीन पार्ट में डिवाइड करते थे। पहला कौन सा था आपका? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। दूसरा आपका मीजोलिथिक। और तीसरा आपका नियोलिथिक। तो पहला क्या था? पैलियोलिथिक। दूसरा क्या था? मेसोलिथिक। और तीसरा क्या था? नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसको फर्दर आप डिवाइड करते हैं लोअर, मिडिल और अपर में। अभी पैलियोलिथिक एज होता है, यहीं पर मानव का विकास होता है, होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव होता है। अब जैसे ही पैलियोलिथिक एज का समापन होता है तो इस समय हिमयुग समाप्त होता है। हिमयुग समाप्त होने का समय जो है वो पैलियोलिथिक एज में अपर पैलियोलिथिक एज है। इस समय हिमयुग समाप्त होता है। और हिमयुग समाप्त होने के बाद जो आपके जलवायु में परिवर्तन आता है उसको दर्शाने के लिए मेसोलिथिक पीरियड होता है। और जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ मानव के स्वभाव में या फिर मानव की प्रकृति में या फिर मानव के विचार में, मानव की बुद्धि में परिवर्तन को दिखाने के लिए कौन सा पीरियड होता है? मेसोलिथिक पीरियड होता है। फिर मानव और भी विकास करता है और किस समय आता है? नियोलिथिक पीरियड में। जो आप नियोलिथिक पीरियड की बात करते हो, जैसे मेसोलिथिक पीरियड में मानव ने क्या किया था? कुत्तों को या फिर जानवरों को अपना अपना पालतू बनाया था। ये कम समय किसका है? मेसोलिथिक पीरियड का। वहीं नियोलिथिक पीरियड की बात आप करते हैं तो इस समय क्या होगा? मानव के विचार और ज्यादा डेवलप हो चुके थे, मानव का विकास हो चुका था, बुद्धि का विकास हो चुका था, होमोसेपियंस पूरी तरीके से विकसित हो चुके थे। तो इस समय क्या होगा? इस समय घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस समय कैसे बनेंगे? माइक्रोलिथ बनेंगे। यहां पर क्या था बेटा? बड़े बड़े स्टोन्स का यूज करते थे। पैलियोलिथिक में बड़े बड़े स्टोन्स का होता है, उससे छोटे कहां पर होंगे? मीजोलिथिक में होंगे। और पॉलिशदार एकदम घर्षण युक्त जो स्टोन होंगे वो कहां पर होंगे? नियोलिथिक में होंगे। तो घर्षण और पॉलिशदार युक्त उपकरण का प्रयोग होता था नियोलिथिक पीरियड में। तो इसमें नहीं पूछा है ना, तो ये तो था, ये तो था। फिर उसके बाद मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। अभी इसको देखते हैं बाबू। पिछले युग की तुलना में मृदभांड निर्माण की कला में उल्लेखनीय प्रगति बिल्कुल हुई होगी, क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड में जो मृदभांड बनते होंगे वो बिल्कुल बेडोल, मतलब एक तरह समझिए बेडोल होते होंगे, बिना किसी आकृति के या टेढ़े मेढ़े बन सकते थे। नियोलिथिक में जब विकास हो चुका है तो इस समय मृदभांड की कला में और ज्यादा उल्लेखनीय प्रगति हुई होगी। और इस समय क्या हुआ था? मानव एक क्षेत्र पर रहना शुरू कर दिया था और कृषि का भी विकास होने लगा था। तो यहाँ पर अन्न पर बढ़ती क्या हो गई थी? निर्भरता। तो ये दोनों चीजें क्या है? बिल्कुल सही है। वहीं पर मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, मिडिल टूल एक्स। अगर आप कुल्हाड़ी की बात करते हो ना तो वो नियोलिथिक की विशिष्ट विशेषता नहीं है बाबू। वो जो कुल्हाड़ी थी वो पैलियोलिथिक एज में भी मिली थी। जब आप अतिरपक्कम वाले क्षेत्र में जाते हैं जिसको रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था, वो किसके समय की बात करता है? वो पैलियोलिथिक एज की बात करता है। वहां पर भी कुल्हाड़ी मिली थी। तो ये जो कुल्हाड़ी मिलना जो है ये नियोलिथिक पीरियड की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ये कुल्हाड़ी यूज होती होगी लेकिन वो बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियां नहीं, या फिर एक विशेषता हम कह सकते हैं सिर्फ कुल्हाड़ी यूज होती थी, होती होगी, ये नहीं होगी। तो मिड ये जो मध्य उपकरण कुल्हाड़ी है ये नहीं है विशेष विशेषता, बाकी सारी क्या है? न्यूलिथिक पीरियड की विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? अंडर हुज लीडरशिप वॉज द फर्स्ट एक्सकेवेशन स्टार्टेड इन इंडिया बाई एएसआई? एएसआई मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके जो पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे अलेक्जेंडर कनिंगम बने थे, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1861 में। इसके बाद जॉन मार्शल की अध्यक्षता में यही पहले अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो पहले उसके डायरेक्टर जनरल थे। फिर उसके बाद आपके 1902 में आपके जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसी एएसआई का पुनर्गठन करवाया गया था। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा साइट की और बाकी सारे साइट की खुदाई करवाई गई थी, वहां से हो गया था। इस समय अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में पुरातात्विक या फिर भारत में पुरातात्विक शोधों के जनक या फिर पुरातन सर्वे के सर्वेक्षण के जनक किसको कहा जाता है? तो वो अलेक्जेंडर कनिंगम है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फादर किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है।
ठीक है बात। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। पर ये सही से काम नहीं कर पाया तो 1902 में इसका पुनर्गठन करवाया गया था। 1902 में इस समय भारत में वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1902 में इसका पुनर्गठन करवाया गया था किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है बात। तो शुरुआत कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम को, और इन्हीं को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उपकरणों की खोज तथा नवपाषाण काल के क्रियान्वयन की किसने जानकारी दी थी? Who gave information about the discovery of tools and implementation of Neolithic site? तो इसका क्या हुआ था? 1860 की बात है, ये 1860 की बात है। इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसको आज आप प्रयागराज बोलते हो, वहां पर एक नदी है, टोंस नदी। टोंस नदी जो सहायिका है आपकी गंगा की, टोंस नदी, इसके आसपास खुदाई चल रही थी, तो यहां से कुछ घिसाईदार और पॉलिशदार पत्थर मिले थे। और यह काम किया था ले मेस्यूरियर ने। किसने किया था बेटा? ले मेस्यूरियर ने। इन्होंने सबसे पहली बार इंफॉर्मेशन दी थी भारत में नियोलिथिक साइट्स की या फिर नियोलिथिक पीरियड की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ले मेस्यूरियर। कहां पर इन्होंने किया था? 1860 में प्रयागराज में टोंस नदी के किनारे इनको कुछ घिसाईदार या फिर पॉलिशदार औजार मिले थे या उनकी खोज की थी, ले मेस्यूरियर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेसोलिथिक युग के मेसोलिथिक युग से संबंधित या फिर मध्य पाषाण कह सकते हैं इसको, मध्य पाषाण काल से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? गलत पूछ रहा है, इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। ये मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच का संक्रमण अवधि है। ठीक है, वह गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों के गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे। द टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एरा वर कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रोलिथ। सन 1867 में सीएल कार्लाइल या फिर कार्लाइल याद कर लीजिए, कार्लाइल ने विंध्य में चट्टानी अवसादों से माइक्रोलिथ की पहली बार खोज किया था। अब देखिए, ले मेस्यूरियर किसके हो गए? नवपाषाण के हो गए। वहीं पर मध्य पाषाण की अगर आप बात करते हैं तो कार्लाइल होते हैं, सीएल कार्लाइल होते हैं। वहीं पर अगर आप पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्रूसफुट हो जाते हैं। ठीक है बात, चलिए बहुत बढ़िया, ये उनके जनक है बाबू। तो सन 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी अवसादों से माइक्रोलिथ की पहली बार खोज किया था, ये बिल्कुल सही है। मेसोलिथिक युग के उपकरण गुण विशेषता लघु पाषाण उपकरण युग थे, ये बहुत बढ़िया बात है, मैंने बता दिया। पैलियोलिथिक में बड़े उपकरण, उससे छोटे माइक्रोलिथ जो थे वो मेसोलिथिक काल में, और पॉलिशदार और घिसाईदार युक्त कहां पर होंगे? नवपाषाण काल में होंगे। वह गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे, ये बिल्कुल सही बात है। यहीं से आपके जो पशुपालन था वो आरंभ हो गया था मेसोलिथिक पीरियड से। अब यहां पर ये लिखा है ये मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच का संक्रमण अवधि। नहीं बाबू, ये मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का नहीं है। जो मेसोलिथिक पीरियड है वह मेसोलिथिक और नियोलिथिक के ना होकर के ये है अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक, या फिर आप बोल सकते हैं उच्च पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के युग के बीच की संक्रमण अवधि है। नवपाषाण या फिर नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि है। तो ये ऐसे याद कर लिएगा, जैसे पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक के बाद क्या आएगा? मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद क्या आएगा आपका? नियोलिथिक। ठीक है बात। अब पैलियोलिथिक को आप फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है निम्न जिसको बोलते हैं लोअर, और एक होता है मध्य जिसको बोलते हैं मिडिल, और एक होता है अपर जिसको बोलते हैं उच्च। अब देखिए, ये उच्च पैलियोलिथिक पीरियड हो गया, उच्च पूरा पाषाण काल हो गया, और ये क्या है? नव पाषाण काल। इनके बीच का पीरियड क्या कहलाता है आपका? मेसोलिथिक पीरियड या फिर मध्य पाषाण काल कहलाता है। तो इसका क्या हो गया सही जवाब? मतलब कौन सा गलत है? तो गलत ये वाला है, बाकी ये तीनों क्या है आपके? बिल्कुल सही है। ठीक है बात, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की लगभग अवधि है। नियोलिथिक का पूछ रहा है, तो बाबू देखो, सबसे पहले माना जाता था 7000 बीसी, क्योंकि यहां पर जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे मेहरगढ़ के। मेहरगढ़ में मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिले थे वो आपके गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाले प्रांत में मिलता है। परंतु आज के डेट में अगर देखेंगे तो 8000 बीसी है। 8000 बीसी की अगर आप बात करते हैं तो लहुरा देवा जो आपके संत कबीर नगर में है, यहां पर चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बाबू। तो जो खेती की अगर आप बात करते हैं तो वह एक विशेषता है किसकी? नियोलिथिक पीरियड की। तो जो प्राचीनतम होगा वही होगा। तो भारत में, जैसे आप पुराने अगर क्वेश्चन देखोगे, पुराने ही क्वेश्चन है बाबू, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो उसमें आंसर दिया होगा 7000। पर आज की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। आज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 8000 बीसी। और इसका सही जो एग्जाम्पल है वो लहुरा देवा। लहुरा देवा कहां पर पड़ता है? संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। किस स्टेट में है? यूपी में है। यहां पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, चावल का। समझे बात को? तो नियोलिथिक सेटलमेंट के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो इस समय क्या है बेटा? 8000 बीसी। लेकिन वही पेपर में अगर आप देखेंगे या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो 7000 बीसी बताएगा। परंतु जो रिसेंट एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है? 8000 बीसी, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
सांभर प्रदेश कहां पर है बाबू? राजस्थान में। पहले तो ये देखिए, राजस्थान में सांभर झील है, राजस्थान में। लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग किस अवधि की है? मतलब सांभर प्रदेश के जो सांभर झील है उसके आसपास कुछ पुरातन चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है बात। जब उनकी कार्बन डेटिंग करवाई गई, जब उनकी डेटिंग करवाई गई तो पता चला कि ये जो है ये लगभग 7,000 से 6,000 साल पुराने हैं। कब के हैं बेटा? 7,000 से 6,000 साल पुराने हैं। तो ये जो समय आप देखते हो तो ये समय किसका हो जाता है बेटा? नियोलिथिक पीरियड का। किसका हो जाता है? नियोलिथिक पीरियड का हो जाता है। तो इस समय जो राजस्थान के साबर झील वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत खेती की जाती थी, तो वहां से अवशेष मिले। वो कितने साल पुराने बेटा? 7,000 से 6,000 साल पुराने। ठीक है। फिर इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक रीजन द टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स आर विजिबल अनइंटरप्टेडली? ठीक है बात। अब इसमें कौन से हैं बेटा? तो ऑप्शन क्या क्या दिया? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां पर है बेटा? कश्मीर में। कश्मीर में। चिरांद कहां पर है बेटा? चिरांद है आपका बिहार में। प्रयागराज पता ही है आपको, यूपी में। और मेहरगढ़ की अगर आप बात करते हैं तो मेहरगढ़ कहां पर है आपका? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान में बोल सकते हैं, पाकिस्तान में। ठीक है बात। अब कहां से हड्डी के बने उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के बने उपकरण जो मिले हैं बाबू, वो मिले हैं बुर्जहोम। न्यूलिथिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, बुर्जहोम। फिर उसके बाद आपका गुफकराल और चिरांद। तो गुफकराल तो यहां पर ऑप्शन में दिया नहीं, यहां पर दो ही है, बुर्जहोम और चिरांद। यहां से जो है बुर्जहोम की अगर आप बात करें तो यहां से गर्तवास मिला हुआ है, मृदभांड मिले हुए हैं, पत्थर तथा हड्डियों के औजार मिले हैं। यही जो चिरांद है ये पटना के समीप ही पड़ता है, बिहार में। यहां से भी हड्डियों के उपकरण मिले हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन सी। समझ में आ गया? प्रयागराज से हड्डियों के उस तरह के उपकरण नहीं मिले हैं, और मेहरगढ़ से भी नहीं। मेहरगढ़ से आपके साक्ष्य मिला है, खेती का साक्ष्य मिला है। अगर वहां पर हड्डी के औजार या फिर उपकरण की बात करते हैं तो बुर्जहोम है, गुफकराल है और चिनाद है। किस साइड की मैं बात कर रहा हूँ? नियोलिथिक साइड की। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक अर्थशास्त्र, चैल्कोलिथिक इकोनॉमिक्स वॉज। चैल्कोलिथिक का मतलब होता है जहां पर कॉपर और स्टोन। ठीक है बात। चैल्को का मतलब हो गया कॉपर और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। उस समय की बात हो रहा है। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? क्या वो ग्रामीण थी? क्या वो खाना बदोश या पशुचारण की अवस्था थी? क्या वो अनिर्धारित थी? क्या वो नगरीय थी? तो अब देखो बाबू, अगर आप चैल्कोलिथिक आप एज की बात करते हो तो यहां पर जितनी भी साइट्स आपको मिले हैं चैल्कोलिथिक एज के, चाहे वो गणेश्वर की बात करते हो, आहार संस्कृति की बात करते हो, फिर उसके बाद आप चले जाते हो जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र की आप बात करते हो, तो ये जितने भी साइट्स मिले थे वो सब किसी ना किसी नदी के पास मिले हैं। और नदी के पास मिले हैं, पहाड़ के निकट मिले हैं, और वो सारे के सारे कैसे हैं बाबू? ग्रामीण हैं। तो चैल्कोलिथिक पीरियड का जो आपका समय था, चैल्कोलिथिक इकोनॉमिक्स जो थी वो कैसी थी बेटा? एकदम रूरल थी, एकदम ग्रामीण थी। तो इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है, ये तो आप लोग बता ले जाओगे बेटा। आदि मानव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विषय पहले सीखी गई है? तो देखो, पहला है चक्र का निर्माण। चक्र का मतलब होता है पहिया। चक्र का मतलब होता है पहिया। पशुओं को पालना, व्यवस्थित जीवन का निर्वाह करना, कृषि करना। अब देखो, कृषि करने की अगर आप बात करते हो तो ये नियोलिथिक पीरियड की है, नवपाषाण काल की। जब एग्रीकल्चर होगा उसी के लिए आपको व्यवस्थित जीवन चाहिए, तो ये भी किसके समय की बात है? नियोलिथिक की बात है। चक्र निर्माण या फिर जो आप चाक की बात करते हो, जो चाक बनेगा या फिर जो पहिए का निर्माण होगा, वो सब किसके समय की बात है? ये भी नियोलिथिक पीरियड की बात है। और वहीं पर पशुओं की पालने की बात क्या है बेटा? मिजोलिथिक पीरियड की बात है, मिजोलिथिक पीरियड की बात है। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले सीखा गया था? तो वो था पशुओं का पालना। इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा? पशुओं का पालना। ये जो पहिया बना है ना, ये जो चक्र बना हुआ है, ये जो चाक बना हुआ है, ये सारे किसके समय की बात है बेटा? नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल की बात है। व्यवस्थित जीवन का निर्वाह करना, जब कृषि होगी तभी व्यवस्थित जीवन होगा, एक जगह पर टिके रहेंगे, तो वो नियोलिथिक की बात है। कृषि करना ये भी नियोलिथिक की बात है। तो पशुओं को पालना ये किस समय की बात हो जाती है? आपके मिजोलिथिक पीरियड की बात हो जाती है। ठीक है बात। तो ये पहला था जो सीखा गया था मानव के द्वारा। ठीक है बात। होमोसेपियंस की जाति रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को समानता कहते हैं। अब देखो बाबू, इसको मैं हिस्ट्री का मेरा बैच चल रहा है उस पे, मेरे ऐप पर। तो वहां पर जाकर के आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। वहां पर मैंने पूरा मानव के विकास के बारे में बताया है। मानव के उपकरण जैसे जैसे प्रयोग में आते हैं उनके विकास के बारे में सारी जानकारी मैंने वहां पर दी है आपको। ठीक है बात। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो सबसे पहले प्राइमेट आते हैं, प्राइमेट्स के बाद होमोनाइड आते हैं, होमोनाइड के बाद होमोनिड आते हैं। तो जो सबसे पहला मानव नुमा जीवी जो था वो कौन सा था? होमोनिड था। कौन सा था बाबू? होमोनिड था।
कौन सा था बेटा? होमोनिड था। और इसी होमोनिड से विकास होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है आपका होमो हैबिलस, होमो ग्रुप आ जाता है। होमो हैबिलस के बाद आता है होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद होमो सेपियंस आ जाते हैं, उसमें आपका होमो निएंडरथाल आ जाता है, फिर होमो हाइडलबर्गीज आता है, फिर हम आते हैं होमो सेपियंस, सेपियंस आ जाते हैं। तो जो मानव से मिलता जुलता है वो होमोनॉइड है सबसे पुरातन की अगर आप बात करते हैं। पिथेंकोथ्रोपस जो होता है वो होमो इरेक्टस का ही नाम है। और होमो इरेक्टस की एक और ब्रांच थी जिसको सिनेंथोथ्रोपस कहा जाता है। और जितने भी मानवों का अध्ययन होता है या फिर जितने भी प्रकार के मानव मिले हैं उनको एंथ्रोपस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपस कहा जाता है। तो ये तो एंथ्रोपस में क्या आ जाएंगे? एंथ्रोपस के ही स्वरूप हो जाएंगे सिनेंथ्रोपस। और एंथ्रोपस का ही स्वरूप क्या है बेटा? पिनेंथ्रोपस। पिनेंथ्रोपस। पिनेंथोथ्रोपस जो है ये आपके होमो इरेक्टस है, और होमो इरेक्टस की एक और ब्रांच को जो होती है वो सिनेंथोथ्रोपस होती है। लेकिन ये सब निकले किससे हैं? ये सब निकले हैं होमोनिड से। किससे निकले हैं बाबू? होमोनिड से निकले हैं। तो आरंभिक मानव की अगर आप बात करता है, जो शुरुआती मानव, मानव के जैसा जो जो आपका वानर था या फिर जो प्रजाति थी, वो होमोनिड थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? होमोनिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल राख के टीलों के लिए जाना जाता है? अब राख के टीलों की अगर आप बात करते हो तो इसके लिए मैंने पिछले सीरीज में आपको बताया था कि राख के टीले जो है, जैसे उत्तर भारत में जब आपके लौ युग आ गया था, तो दक्षिण भारत की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर महापाषाण काल था। तो महापाषाण काल के पहले क्या, जैसे भारत में आपका लौह युग आया तो दक्षिण में क्या था? आपका महापाषाण काल आया। महापाषाण के पहले जब वहां पर नियोलिथिक पीरियड की आप बात करते हैं, दक्षिण की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर पहले आपके गाय भैंस को रखा जाता था किसी एक सीजन के दौरान। अब ये जो गाय भैंस थे यहाँ पर गोबर करते थे, फिर इनको पूरे उसी बांध के साथ इसको जला दिया जाता था। तो अलग अलग जगह पर ये जो राख के टीले प्राप्त हुए। अब वो राख के टीले मिले कहां पर है? तो देखो, गुफ कराल कहां पर है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में। तो पहली बात तो इसको हटा दो, क्योंकि राख के टीलों का जो साक्ष्य है नियोलिथिक पीरियड का वो है दक्षिण भारत का। तो ये तो उत्तर में पड़ रहा है, तो इसको काट दो। उसके बाद आ जाता है सेनूर, उसके बाद आ जाता है पलवय, और फिर आता है चिरांद। चिरांद कहां पर है बेटा? बिहार में। इसको भी उड़ा दो। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब इन दोनों में अगर आपको 50-50 करना है, अगर आपको हटाना है तो कैसे निकालोगे? तो मैं नाम लिखवा देता हूं कहां पर मिला है। पल्लवाय से, पल्लवाय जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद उत्तनूर, उत्तनूर ये भी कहां पर है बेटा? आंध्र प्रदेश में है। पिकलीहल, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी और मास्की, ये तीन जगह कहां पर है बेटा? कर्नाटक में। कर्नाटक में। इन इन पांच जगह से पल्लवाय, उत्तनूर, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, इन पांच जगह से राख के टीले मिले हुए हैं। जो किस समय की बात करते हैं? न्यूलिथिक पीरियड की बात करते हैं। कौन कौन सी जगह है? पल्लवाय, उत्तनूर, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की। पल्लवाय और उत्तनूर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की कहां पर है? कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सेन्नूर दिया हुआ है बेटा, उत्तनूर नहीं है, सेन्नूर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या है बेटा? पल्लवाय है। उत्तनूर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की कहां पर है? कर्नाटक में। और पल्लवाय कहां पर है बेटा? आंध्र प्रदेश में है। तो यहां पर राख के टीले जाने जाते हैं। इतने नाम आप दिमाग में रखिएगा। और राख के टीले कहां की बात करता है? ये साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की बात करता है। साउथ इंडिया का जो न्यूलिथिक पीरियड होता है वो इससे डिमार्केट होता है, न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखो, नवपाषाणिक स्थल को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब कौन से ऐसे स्थल है जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कोल्डीवा आप लोगों को बता चुका हूं, कोल्डीवा से मिले हैं। फिर उसके बाद क्या उत्तनूर से मिले हैं? नहीं बाबू, उत्तनूर से राख के टीले मिले हैं, वो खत्म हो गई बात। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये भी गलत हो गए। तो हो गया महगड़ा। क्या हो गया बेटा? महगड़ा। ये दोनों यूपी में है बेटा, कोल्डीवा और महगड़ा। ये दोनों कहां पर पड़ते हैं? प्रयागराज के पास बेलन नदी घाटी के समीप पड़ते हैं, कोल्डीवा और महगड़ा। यहाँ दोनों से आपको साक्ष्य मिले हैं किसके? चावल के। अब देखो, कोल्डीवा हो गया, महगड़ा हो गया और लहुरा देवा हो गया। ये तीनों यूपी में है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इन सब में सबसे पुराना कौन सा है? इन सब में सबसे पुराना कौन सा है? लहुरा देवा। उसके बाद का है कोल्डीवा, और सबसे नवीनतम कहां पर मिला है? महगड़ा। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर चावल उगाए गए थे, तो उनके जो टाइम पीरियड निकले हैं वो अलग अलग निकले हैं। तो कोल्डीवा और महगड़ा से क्या मिले हैं बेटा? आपके नौ पछाड़ी के स्थलों को चिन्हित जहां से चावल के खेती के, किसके किसके खेती के बाबू? चावल की खेती के। तो कोल्डीवा और महगड़ा। वहीं पर गेहूं और जौ की बात करेगा तो महगड़ा, वो कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, बाद राख के टीले की बात करेगा तो उत्तनूर हो जाएगा। तो कोल्डीवा और बेगड़ा 1 और 3, इसका राइट आंसर क्या है बेटा? आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, बात क्वेश्चन नंबर 58। किस क्षेत्र में नौपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहा करता था? तो भूमिगत गड्ढों में कहाँ रहेगा? जहां पर ठंडे वाले क्षेत्र रहेंगे तो आपका बुरजहोम हो गया और गुफकराल हो गया। और ये दोनों क्षेत्र कहां पर है? आपके कश्मीर में। कहां पर है बाबू? कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। अभी किसके साक्ष्य मिले हैं? क्या चमकदार प्रस्तर उपकरण के साक्ष्य मिले हैं? चाक से बनी पॉटरी के मिले हैं? पालतू जानवरों के मिले हैं? जुते हुए खेत के मिले हैं? तो ये जो दो स्थान है, राजस्थान में बागौर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यहाँ से पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो दोनों जगह हैं, ये कैसे साइट है बेटा? मीजोलिथिक।
मेसोलिथिक। मध्य पाषाणिक साइट है कौन कौन से? आदमगढ़ और बागौर, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़। यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं, पशु को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बाबू, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिटेल में पढ़ना है तो ऐप में बैच शुरू हो गया है, मात्र 299 में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो बाबू। और जो हिस्ट्री मैं वहां पर पढ़ाऊंगा, अब ये मान के चलिए कोई भी पेपर आप दोगे जिसमें हिस्ट्री आती होगी वो सारे आप कर लोगे, चाहे वो यूपीएससी की बात करते हो, चाहे यूपीपीसीएस की बात करते हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हो। तो उसमें वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंसेप्चुअल भी कराऊंगा, सारे डिटेल में करवाऊंगा आपको। ठीक है बात। तो यहाँ पर कौन से हैं बेटा? पालतू जानवरों के पेट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 60, आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन से हैं बेटा? तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमर इसमें से कौन है? क्या वरहमीर है, क्या ब्रह्मगुप्त है, क्या चरक है, क्या आर्यभट्ट है? अब देखो बाबू, ये जो वरहमीर है ये भी आपके एस्ट्रोनॉमर ही थे, ब्रह्मगुप्त जो है ये भी एस्ट्रोनॉमर थे, आर्यभट्ट जो है ये भी एस्ट्रोनॉमर थे, परंतु ये जो चरक है ना बाबू, ये मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। चरक जो है किससे जुड़े हुए? मेडिसिन से जुड़े हुए, सर्जरी से जुड़े हुए। चरक संहिता इनके द्वारा लिखी हुई किताब है। बरहमीर की अगर आप बात करते हो तो इनकी लिखी हुई किताब थी जो बाबू वो पंच सिद्धांतिका थी। कौन सी थी बेटा? पंच सिद्धांतिका बरहमीर की किताब है। ये भी एस्ट्रोनॉमर ही थे, लेकिन इनकी मृत्यु जो होती है वो 587 एडी में लमसम होती है। इनके जन्म के बारे में, इनके जन्म के बारे में एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में एग्जैक्ट डेट है, 587 एडी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं ब्रह्मगुप्त की अगर आप बात करते हो तो ब्रह्मगुप्त का टाइम पीरियड जो है ये है आपका 598 से लेकर के 668 एडी तक। 598 से लेकर के 668 एडी तक ब्रह्मगुप्त रहे थे। वहीं आर्यभट्ट की अगर आप बात करते हो तो ये 467 से लेकर के 550 एडी तक रहे थे। ठीक है बात। तो देखो सबसे पहले हमने किसको एलिमिनेट किया बेटा? चरक। बाकी ये तीनों एस्ट्रोनॉमर में ही आते हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉमर की बात करते हो तो अब देखो इनका जो टाइम पीरियड था वो 467 से लेकर के 550 था, इनका 587 था, ये 598 से लेकर के 668 तक। तो इसमें अगर सीक्वेंस अगर आप लगाओगे तो सबसे पुराने कौन से हो गए बेटा? आर्यभट्ट। उसके बाद कौन से हो गए बेटा? बरहमीर। और सबसे नवीन कौन से हो गए बेटा? ब्रह्मगुप्त। समझ में आ गई बात? सबसे नवीन कौन हो गया? ब्रह्मगुप्त हो गए। तो सबसे पुराने निम्नलिखित में से सबसे पुराने कौन से हो जाएंगे बाबू? आर्यभट्ट हो जाएंगे। सबसे पुराने कौन हो जाएंगे बेटा? आर्यभट्ट हो जाएंगे। अच्छा, जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने किया था। और जीरो को मैथमेटिक्स में प्रयोग करना किसने शुरू किया था बेटा? ब्रह्मगुप्त ने किया था। समझे बात को? जीरो के बारे में बताया किसने था? आर्यभट्ट ने बताया था। और जीरो को प्रयोग करना किसने शुरू करवाया था बेटा? ब्रह्मगुप्त ने करवाया था। इतनी बात ध्यान में रहेगी। चलिए आज के साथ यहां पर मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। आपके दो बैचेस ऐप पर अवेलेबल है। एक इंडियन मैपिंग का अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी फीस वो 199 रुपए है, और वहीं पर उसमें मैं इंडियन जियोग्राफी और इंडियन मैपिंग दोनों करवाऊंगा। और हिस्ट्री का बैच अवेलेबल है 299 रुपए में, उसको आप परचेस कर सकते हैं। अभी बायोलॉजी का बैच भी ओपन करूंगा, वर्ल्ड मैपिंग का बैच भी ओपन करूंगा और इकोनॉमिक्स का बैच भी ओपन करूंगा। धीरे धीरे सारे बैचेस ओपन होते जाएंगे। जैसे हिस्ट्री आपकी 70 to 80% कंप्लीट हो जाती है तो अदर बैच में ओपन कर दूंगा। तो जैसे जैसे बैचेस ओवर होते जाएंगे मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी शुरू कर दूंगा, वहां जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, और जिससे जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाए। ठीक है बात? चलिए, थैंक यू सो मच।